बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, एक सीरीज लेक्चर स्टार्ट किया है, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले आरएलसी सीरीज सर्किट। कुछ बुक में इसको रिजोनेंस सर्किट भी लिखा हुआ है, कुछ बुक में आरएलसी सीरीज सर्किट एंड आरएलसी पैरेलल सर्किट। तो हम सीरीज वाले भी पढ़ेंगे, आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट। इसको हम आरएलसी रेजोनेटिंग सर्किट भी कहते हैं। तो आरएलसी सीरीज सर्किट साथ में आरएलसी पैरेलल सर्किट हम दोनों अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हर पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आरएलसी सीरीज सर्किट से रिलेटेड, आरएलसी पैरेलल सर्किट से रिलेटेड हर पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या एक सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए दोनों ही के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो, क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स पॉइंट तक मैं हर पॉइंट क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आरएलसी सीरीज सर्किट। अब आरएलसी सीरीज सर्किट मतलब आरएलसी सीरीज सर्किट में इसको हम रेजोनेटिंग सर्किट भी पढ़ते हैं। हमने आरएल सर्किट भी पढ़ा, आरसी सर्किट भी पढ़ा, अलग इंडिविजुअल भी पढ़ा। हमारा मेन मकसद क्या था, हमने वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप फाइंड करना था। मेन मकसद क्यों हम पढ़े थे, वोल्टेज और करंट का। अब आरएलसी सीरीज सर्किट में यहाँ पर हम इस सर्किट को इस क्यों पढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा मेन मकसद है फ्रीक्वेंसी से रेजोनेटिंग सर्किट। इसको हम इस तरह इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है। मेन पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस ऑफ आरएलसी सर्किट क्या होगा, डिजाइन टू अलो। ये हमने इस तरह बनाया है, इस तरह डिजाइन किया है आरएलसी सर्किट को। क्या हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है, क्यों पढ़ते हैं, इसका मेन मकसद क्या है आरएलसी सीरीज सर्किट का। मेन मकसद क्या है, डिजाइन टू अलाउ और ब्लॉक, अलाउ करना या ब्लॉक करना, मतलब स्टॉप करना स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज। मतलब यहाँ पर हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी रेंज में देखेंगे कि वो यो तो करंट को या तो ब्लॉक करेगा या तो अलाउ करेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, किस तरह, फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होगा, या हम कहते हैं टोटल रेजिस्टेंस, मतलब जो सर्किट पूरा रेजिस्टेंस पूरा ऑपोजिशन जो प्रोवाइड कर रहा है उसको हम इंपीडेंस का नाम भी देते हैं। तो इसलिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस पर क्या, सर्किट पर क्या इफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे सर्किट पर क्या इफेक्ट होगा। हमारा आज मेन मकसद ये है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी मतलब ये रेजोनेंस आरएलसी सीरीज सर्किट। आज हम फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड इसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आपका डायग्राम, सर्किट डायग्राम बहुत ही सिंपल है। आपने एसी सोर्स अप्लाई किया। एसी सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज, एसी सोर्स का मतलब ये जो एसी करंट प्रोवाइड करे। यहाँ पर आप एसी जनरेटर भी अटैच कर सकते हो, कोई भी चीज अटैच कर सकते हो जो एसी सोर्स हो, मतलब एसी करंट प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर आपने एसी सोर्स अटैच किया। क्या है, आरएलसी, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीन क्या हमने अटैच किया सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या है, इसमें करंट क्या होगा, सेम। सीरीज सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिसमें करंट सेम होता है, और पैरेलल सर्किट वो सर्किट होती है जिसमें वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टर अटैच किया है, फिर इंडक्टर अटैच किया है, फिर कैपेसिटर अटैच किया है। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी, वोल्टेज कंज्यूम होगी उसको हम क्या नाम देंगे, वी आर। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको आप वी एल। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको आप वीसी। रेजिस्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा उसको आप आर से रिप्रेजेंट करोगे। इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा उसको आप एक्सएल से रिप्रेजेंट करोगे। कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोवाइड करेगा उसको आप एक्स सी से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये हमारे साथ एक जनरल सर्किट डायग्राम हो गया। अब आरएलसी सीरीज सर्किट है क्या, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज आरएलसी सीरीज सर्किट, तो आरएलसी सीरीज सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। याद रखना ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें करंट फ्लो करता है ऑफ रेजिस्टर। आरएलसी सीरीज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें क्या होता है, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं। क्या आरएलसी सीरीज ऐसा सर्किट है जिसमें हमने क्या कनेक्ट होता है, आरएलसी सीरीज सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें हमने एसी सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर अटैच किया होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आरएलसी सीरीज सर्किट। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने सर्किट को इस तरह बनाया कि फ्रीक्वेंसी रेंज जिस पर हम देखते हैं कि वो क्या करता है, अलाउ करता है और ब्लॉक करता है, क्या, करंट को और वोल्टेज को अलाउ करता है या ब्लॉक करता है। किस तरह, अभी हम पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इंपीडेंस कितना बढ़ेगा, अपोजिशन कितना बढ़ेगी। जब अपोजिशन बढ़ जाएगी तो करंट को ब्लॉक करेगा, अपोजिशन कम होगी तो करंट क्या करेगा, तेजी से मूव करेगा। तो हम देखेंगे मेन पर्पस हमारा ये। अब देखना एट हाई फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, याद रखना फ्रीक्वेंसी हाई, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, देन एक्सएल विल ग्रेटर देन एक्ससी। एक्सएल क्या होगा, एक्ससी से ग्रेटर होगा। याद रखना, अगर आपने इंडिविजुअल सर्किट के वीडियो देखे होंगे वहां पर मैंने एक्सएल
वहां पर हमने एक्स एल का एक फार्मूला बताया था। एक्स एल जो इंडक्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका फ्रीक्वेंसी के साथ क्या था, डायरेक्ट रिलेशन। में यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं कि एक्सएल पूरा रिलेशन नहीं लिख रहा हूं, एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। ये आप नोट भी कर सकते हो। इसी तरह एक्ससी का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। एक्सएल का मतलब क्या है, इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, रुकावट प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सएल। कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्ससी या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्ससी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एक्ससी का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन। सर्किट कौन सा सर्किट है, जब क्या रेजिस्टर, याद रखना रेजिस्टर डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, रेजिस्टर फ्रीक्वेंसी पर नॉट डिपेंड, नॉट डिपेंडेंट, मैं सिर्फ डी लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी पर रेजिस्टर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए रेजिस्टर यहां पर रे से बाहर हो गया, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो सर्किट किस, अगर रेजिस्टर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कौन कर रहे हैं, एक्ससी और एक्सएल। तो इन दोनों का कंपटीशन है, कंपटीशन किन दोनों के दरमियान आ गया, एक्ससी और एक्सएल। एक का डायरेक्ट रिलेशन, एक का इनवर्स रिलेशन। तो हम देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे, जब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो अभी मैंने आपको बता दें कि एक्सएल का इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, अगर आप एक चीज को बढ़ा दोगे तो दूसरी चीज पैरेलल में भी बढ़ जाएगी, अगर आप एक चीज को कम करोगे तो पैरेलल में दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब एट हाई फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दोगे तो याद रखना एक्सएल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक्सएल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, इंडक्टिव जो इंडक्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बढ़ जाएगा। तो जब एक्सएल क्या होगा, ग्रेटर देन एक्ससी, जबकि एक्ससी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या, अगर आप एक चीज को बढ़ा दोगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो एक्ससी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक्ससी कम होने का मतलब क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम, कैपेसिटर कम ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, मगर फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दिया, एक्सएल ज्यादा ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में, इस रेस में कौन जीत गया, एक्सएल जीत गया। क्यों, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एक्सएल बढ़ गया, जबकि एक्सएल सॉरी मैं एक्ससी बोल रहा हूँ एक्सएल का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एक्सएल बढ़ गया, मतलब फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ा दिया तो एक्सएल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और पैरेलल में एक्ससी का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ा दिया ना। अब एट हाई फ्रीक्वेंसी पर हम दोनों को देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ा दिया, एक्ससी क्या हो गया, कम हो गया। कंपटीशन किसने जीत दिया, एक्सएल। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल क्या होगा, ज्यादा होगा एक्ससी पर। तो हम कह सकते हैं एट हाई फ्रीक्वेंसी पर आरएलसी, ये क्या है, आरएलसी सर्किट बिहेव एज अ इंडक्टिव सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट क्या करेगा, बिहेव एज अ इंडक्टिव सर्किट। मतलब अगर आप देखो कि आरएलसी सीरीज सर्किट, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो आरएलसी सीरीज सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, एज अ इंडक्टिव सर्किट। किस पॉइंट पर, एट हाई सर्किट पर, एट हाई फ्रीक्वेंसी पर आरएलसी सीरीज सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए इंडक्टर विन द कंपटीशन, क्योंकि इंडक्टर ने कंपटीशन को विन कर लिया एट हाई फ्रीक्वेंसी पर, सही है। तो इसका अगर आप इंपेडेंस डायग्राम बनाओगे तो ये क्या है, फेजर डायग्राम अगर मैं ओवरऑल का बताऊं इस सर्किट का, आपको नजर आ रहा है कि रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज है। तो यहाँ पर मैंने सॉरी जो आपके साथ रेजिस्टर है ना, सही है, रेजिस्टर में आपके साथ करंट और वोल्टेज क्या है, इन फेज। ये ब्लैक क्या है, वोल्टेज, करंट का से मैंने सिर्फ आर लिखा है, सी आर। तो वी आर और आई आपके साथ करंट वोल्टेज में क्या है, वो रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज है, तो दोनों यहाँ पर पैरेलल लाएंगे। जबकि इंडक्टर में, कैपेसिटर में आपको मैंने बताया था कि वोल्टेज क्या कर रहा है, 90 डिग्री लेग कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने वीसी लिख दिया। तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज, मतलब इसका मतलब है वीसी का मतलब क्या है कि वोल्टेज 90 डिग्री लेग कर रहा है फ्रॉम द करंट इन कैपेसिटर। जबकि इंडक्टर में मैंने क्या पढ़ा था कि वोल्टेज 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। वो इंडक्टर में जो ये आपके साथ VL है, वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री लीड कर रहा है फ्रॉम द करंट। जबकि कैपेसिटर में मैंने बताया था कि वोल्टेज 90 डिग्री लेग कर रहा है फ्रॉम द करंट, जबकि रेजिस्टर में दोनों पैरेलल। यह हमारे साथ एक जनरल फेजर डायग्राम है। अगर मैं इसको इंपेडेंस की फॉर्म में लिखूंगा तो VL की जगह क्या आएगा, XL, VC की जगह क्या आएगा, XC, R की जगह क्या आएगा, I। यहाँ पर R को मिटाओ तो यहाँ पर क्या लिखो, करंट, IRMS करंट, RMS करंट। वैसे आपको भी जनरल पता है क्या, करंट तो तीनों सीरीज में, करंट तो तीनों में सेम होगा।
अब यहाँ पर इम्पीडेंस डायग्राम अगर आप इस ओवरऑल सर्किट का फेजर डायग्राम मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ओवरऑल सर्किट का इम्पीडेंस डायग्राम इस तरह बनेगा। तो VL मतलब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, तो सिंपल उसकी जगह XL आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर उसकी जगह XC आएगा R। तो आपको ये इम्पीडेंस डायग्राम जानना लगे। अब यहाँ पर जब हाई फ्रिक्वेंसी पर कौन जीतेगा? XL जीतेगा। XL जब जीतेगा मतलब कैपेसिटर एक्ट एज इंडक्टिव सर्किट एक्ट करेगा। तो आप देखोगे XL को आपने बड़ा बना देना है, इसका मतलब ये है कि XL इस केस में जीत गया, जबकि XC क्या है वो कम हो गया, तो XC हमने छोटा बना लिया। रेजिस्टर तो बिल्कुल डिपेंड करता नहीं है फ्रीक्वेंसी पर। तो इस तरह ये इंपीडेंस डायग्राम होगा एट हाई फ्रीक्वेंसी पर। अब देखना एट लो फ्रीक्वेंसी पर, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, यहाँ पर देखना XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन, XL का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो गया तो XL क्या होगा? कम, XL कम। देखना इस केस में XL तो कम हो गया, XL का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। अब दूसरा देखते हैं XC को। अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम करोगे XC बढ़ जाएगा, क्योंकि XC का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो इस केस में कौन जीत गया? लो फ्रीक्वेंसी पर XC जीत गया। तो आप कह सकते हो XC इज ग्रेटर देन XL। तो RLC सीरीज सर्किट किस तरह बिहेव करेगा? एज अ कैपेसिटिव सर्किट। RLC सीरीज लो फ्रीक्वेंसी पर किस तरह बिहेव करेगा? एज अ कैपेसिटिव सर्किट। क्यों? क्योंकि XC जीत गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आप इसका इंपीडेंस डायग्राम किस तरह बनाओगे? रेजिस्टर तो डिपेंड करता नहीं है, उसको उसी तरह बनाओगे। XC क्या है? आप उसको ज्यादा बनाओगे। XC ज्यादा बनाओगे, इसका मतलब क्या है कि XC लीड। XC क्या है? ज्यादा आ रहा है। XC क्या है? लो फ्रीक्वेंसी पर ज्यादा आता है, जबकि XL कम आता है। तो ये इंपीडेंस डायग्राम इसका बन गया। बाकी फेजर डायग्राम ओवरऑल सर्किट का आप इस तरह बना सकते हो, और इसी तरह इसका इंपीडेंस डायग्राम मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक इसके कैरेक्टरिस्टिक हर पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। RLC सीरीज, RLC पैरेलल, कोई भी ऐसा पॉइंट मिसिंग नहीं हुआ। तो इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने इससे पिछले में जो भी पढ़ा, मतलब क्या पढ़ा कि है हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या पढ़ेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर RLC सीरीज किस तरह बिहेव करेगा। जिस तरह हाई फ्रीक्वेंसी पर, लो फ्रीक्वेंसी पर RLC मुख्तलिफ के इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट। अब जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस का मतलब क्या है? दोज फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC एट व्हिच XC इज इक्वल टू XL। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाए। वो रिएक्टेंस मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिस पर XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल आ जाए। मतलब जो कैपेसिटर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है वो इक्वल हो, जो इंडक्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर, दोनों के अपोजिशन इक्वल हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी? वो फ्रीक्वेंसी जिस पर XC और XC किसके इक्वल आ जाए? XL के आ जाए। तो इस तरह इसका इंपीडेंस डायग्राम किस तरह होगा? XL बिल्कुल XC के बराबर होगा। रेजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है, जो अपोजिशन रेजिस्टर प्रोवाइड करे उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, तो वो बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करता ही नहीं। तो इसलिए XL XC के बराबर होगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। आपको पता है कि XL अगर XC के इक्वल हो ना, तो ये XL ये XC एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे साथ सिंपल क्या बचेगा? जो रेजिस्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिर्फ इंपीडेंस डायग्राम देगा। तो नेट रिजल्ट हम क्या निकाल सकते हैं? इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी पर XL XC के इक्वल होगा। तो इंपीडेंस डायग्राम ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सिंपल R रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर सिंपल रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं सर्किट बिहेव एज अ रेजिस्टिव सर्किट। तो याद रखना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट किस तरह बिहेव करेगा? बिहेव एज अ रेजिस्टिव सर्किट, मतलब इस तरह बिहेव करेगा जिस तरह आपने पूरे सर्किट में सिर्फ क्या लगाया हो? रेजिस्टर लगाया हो। सिर्फ क्या लगाया हो? रेजिस्टर। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर वो रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। अब सिंपल ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पर XL और XC क्या है? इक्वल है। हमने यहाँ पर पढ़ लिया, डायग्राम भी पढ़ लिया है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट एज अ रेजिस्टिव, तो एज अ रेजिस्टर के तौर पर एज अ रेजिस्टिव सर्किट एक्ट करेगा। अब वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम फाइंड किस तरह करेंगे? अब देखना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह फाइंड करेंगे? इसी इक्वेशन से। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिस पर XC और XL दोनों इक्वल हो जाए। XC का फार्मूला क्या है? 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C। XL का फार्मूला क्या है? ओमेगा L। सही है। अब उसी तरह ये ओमेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये ओमेगा यहाँ पर C के साथ मल्टीप्लाई, इसको उस साइड पे ले जाओ, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा स्क्वायर, और ये L यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LC। अब देखना
ओमेगा ओमेगा किसके इक्वल होता है आपको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू, ये बेसिक बात है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो ओमेगा की जगह में क्या लिखूंगा 2πf। तो ओमेगा स्क्वायर है तो 2πf का होल स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय LC। तो अगर आप स्क्वायर खोलोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर, f का स्क्वायर क्या हो जाएगा f स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय LC। उसी तरह अब यहाँ पर ये 4 हमने क्या फाइंड करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ये 4 5 स्क्वायर यहाँ पर नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो इसलिए ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 5 स्क्वायर L स्क्वायर। अब दोनों साइड पर अंडर रूट ले लो। हमने फ्रीक्वेंसी सिर्फ फाइंड करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, तो नहीं करना है, तो इसलिए दोनों साइड हम क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 का भी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो इसलिए 4 का भी क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 का भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। सिंपल LC पर सिंपल अंडर रूट रह जाएगा। तो इसलिए f इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2π अंडर रूट LC। ये इस कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस। यहाँ पर R लिख देना, बुक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर R लिखा है। ये R क्या रिप्रेजेंट करे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2π अंडर रूट LC। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर XL XC के इक्वल आ गया, इसको आपने याद रखना है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LC। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का उसका इनवर्स रिलेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बता रहा हूँ, अक्सर इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे एमसीक्यूज बनते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, द इक्वेशन शो दैट, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन के बारे में लिखा ये लिखा है यहाँ पर, द इक्वेशन शो दैट द इंक्रीजिंग एदर द इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अगर आप इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस इन दोनों में से किसी को क्या आप क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, इंक्रीज करते हो, इंक्रीज काजेज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू डिक्रीज। मैंने आपको बता दिया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का L और C कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो इंडक्टेंस के साथ और कैपेसिटेंस के साथ, ये हमारे साथ क्या है LC, L क्या है इंडक्टेंस, C क्या है कैपेसिटेंस। तो LC के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर आपने LC इन दोनों में से C को बढ़ा दिया, L बढ़ा दिया या C बढ़ा दिया, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सिंपल, इस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंने आपको बता दिया। इसके कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इस पर इंपीडेंस इज मिनिमम, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपीडेंस मिनिमम आएगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर। क्यों, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर XL XC को कैंसिल करता है, सिंपल सर्किट किस तरह बिहेव करता है, एज अ रेजिस्टिव सर्किट। मतलब XC भी कैंसिल हो गया, XL भी कैंसिल हो गया, तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर का अपोजिशन रह गया। तो इंपीडेंस ओवरऑल अपोजिशन क्या हो गया, कम। एक दूसरे ने XL और XC ने आपस को कैंसिल कर दिया, वो न्यूट्रल हो गए। सिंपल क्या रह गया हमारे साथ, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस रह गया, जो रेजिस्टर अपोजिशन प्रोवाइड करे, एक अपोजिशन हमारे साथ रह गया। तो इसलिए ओवरऑल अपोजिशन को हम क्या नाम देते हैं, इंपीडेंस। तो हम कहते हैं कि ओवरऑल अपोजिशन क्या हो गया, मिनिमम, कम हो गया। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एमसीक्यूज में भी ये पॉइंट आते हैं अक्सर, तो इसको आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है। दूसरा क्या, सर्किट बिहेव एज अ रेजिस्टिव सर्किट। रेजोनेटिंग सर्किट फ्रीक्वेंसी पर अभी मैंने आपको बता दिया कि सर्किट किस तरह बिहेव करेगा एज अ रेजिस्टिव सर्किट, ये आपको समझ आ गया। यहाँ पर देखना इंपीडेंस किसकी इक्वल होगा, R के इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। इंपीडेंस का मतलब क्या, ओवरऑल अपोजिशन, टोटल अपोजिशन जो सर्किट प्रोवाइड कर रहा है। इंपीडेंस किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। तो अभी मैंने आपको बता दिया रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर क्या है, सिंपल रेजिस्टर में क्या है, सिंपल सर्किट में क्या रहता है आपके साथ, जो रेजिस्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि जो टोटल अपोजिशन है वो किसके इक्वल होगा, Z इज इक्वल टू R। टोटल अपोजिशन, टोटल इंपीडेंस किसके इक्वल होगा, R। क्योंकि बाकी XL और XC ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सर्किट में एक अपोजिशन रह गया, वो क्या है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। तो इसलिए टोटल अपोजिशन सिर्फ R के इक्वल होगा। अब करंट इज मैक्सिमम, क्यों करंट मैक्सिमम, क्योंकि अपोजिशन कम हो गया, XL और XC खत्म हो गया, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सिर्फ क्या रह गया, रेजिस्टर का पोजीशन। तो करंट क्या करेगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिशन है, ये दोनों क्या है, करंट को रोकते हैं, ये भी करंट को रोकते हैं। तो ये कम हो गया, ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ एक अपोजिशन हमारे साथ रहता है, तो करंट क्या रहता है, करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल इंपीडेंस कम हो गया, तो ओवरऑल अपोजिशन कम हो गया, तो करंट इसलिए मैक्सिमम फ्लो करता है। पावर फैक्टर क्या होगा, 1। क्या पावर फैक्टर का मतलब क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर मैंने बता दिया कि सर्किट किस तरह बिहेव करेगा, एज अ रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टर में मैंने आपको बता दिया करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, इन फेज। करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, इन फेज। दोनों एक पॉइंट पर मैक्सिमम, एक पॉइंट पर मिनिमम, एक पॉइंट पर मतलब एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम होते हैं, एक पॉइंट पर मिनिमम होते हैं। अगर आप इसका यहाँ पर एंगल क्या है, 0 डिग्री, थीटा क्या है, 0 डिग्री। अगर आप इसका पावर फैक्टर P इज इक्वल टू
वी आई। पावर फैक्टर का मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपेरेंट पावर। किस तरह हम फाइंड करते हैं? कोस थीटा से। कोस थीटा, यहाँ पर थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा क्या है? 0। कोस 0 किसके इक्वल होता है? 1। कोस 0 किसके इक्वल हो गया? 1। तो हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या है? 1। पावर फैक्टर क्या होगा? एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, या एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो पावर फैक्टर क्या होगा? 1। यहाँ पर मैंने प्रूव भी करके बता दिया। एट रेजोनेंस VL एंड VC में बी लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज। याद रखना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आप देख सकते हो VL एंड VL, या यहाँ पर ये क्या है? स्लैश VL या VC। मतलब अगर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर देखोगे इंडिविजुअली सर्किट में, अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आप देखोगे VL या VC, वो क्या है? सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है AC, मतलब जो सोर्स वोल्टेज है जो पूरे सर्किट को AC प्रोवाइड कर रहा है, अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आप देखोगे, किसी एक पर देखोगे, या वोल्टेज को देखोगे, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो वो क्या है? सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया कि वोल्टेज और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में जो वोल्टेज और करंट है वो आउट ऑफ फेज है। क्या है? आउट ऑफ फेज है। क्योंकि अगर आपने ऐसे पॉइंट पर देख लिया कि जिस पर करंट क्या है? मैक्सिमम, वोल्टेज क्या है? मैक्सिमम आ रहा है इंडक्टर में, तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं, इंडिविजुअल की बात नहीं, मतलब टोटल की बात नहीं कर रहा हूं। टोटल अगर आप देखोगे, टोटल मतलब टोटल वोल्टेज किसके इक्वल होगा? अक्रॉस द इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। मगर मैं एक की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल या इंडक्टर के अक्रॉस या कैपेसिटर के अक्रॉस। अगर आप देखोगे मे बी जो वोल्टेज आ रहा होता है अक्रॉस द वोल्टेज, अक्रॉस द इंडक्टर या अक्रॉस द कैपेसिटर, वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया है कि वोल्टेज एंड करंट अक्रॉस द इंडक्टर एंड कैपेसिटर वो इन फेज नहीं होते, वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज होते। हो सकता है हम इस पॉइंट पर देखें जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम आ रहा हो, तो उस पॉइंट पर अगर आप देखो कि वोल्टेज अगर मैक्सिमम आ रहा था अक्रॉस द इंडक्टर, तो वो मे भी सोर्स वोल्टेज से ज्यादा हो। बाकी हम इस तरह कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, मतलब इस तरह नहीं है कि आपने देखोगे अगर वो आप वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैपेसिटर प्लस करोगे वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा नहीं। हम सिंपल क्या करते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये बात कहते हैं कि मे बी इंडिविजुअली अगर आप देखोगे कैपेसिटर को देखोगे, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर या वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वो मे बी क्या है? मे बी अक्रॉस क्या है? सोर्स वोल्टेज से ज्यादा आ रहा हो, क्योंकि वहां पर करंट और वोल्टेज आउट ऑफ फेज होते हैं। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमारे साथ क्या है? F is equal to 1 divided by 2 pi under root LC। 1 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 pi under root LC। यहाँ पर मैं लिखा है तो यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट आ गया। तो यहाँ तक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो। अक्सर हमने जो पॉइंट मेन पॉइंट है वो डिस्कस कर लिए AC RLC सीरीज सर्किट में। कुछ और पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। RLC सीरीज सर्किट हम पढ़ रहे थे, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे। फेज शिफ्ट, सबसे पहले फेज शिफ्ट का मतलब क्या है? एंगल का चेंज। जिस तरह वोल्ट इंडक्टर में हमने पढ़ा था कि वोल्टेज लीड कर रहा था 90 डिग्री फ्रॉम करंट, और हमने कैपेसिटर में क्या पढ़ा था? वहां पर करंट लीड कर रहा था 90 डिग्री फ्रॉम द वोल्टेज। तो इसलिए फेज शिफ्ट क्या है? 90 डिग्री। दोनों में क्या था? इंडक्टर में भी फेज शिफ्ट 90 डिग्री था, कैपेसिटर में भी फेज शिफ्ट 90 डिग्री था, जबकि रेजिस्टर में फेज शिफ्ट क्या था? 0 डिग्री। वहां पर कोई भी फेज शिफ्ट नहीं था। वो क्या थे? दोनों करंट और वोल्टेज दोनों क्या थे? इन फेज। तो वहां पर फेज शिफ्ट क्या था? 0 था। अब यहाँ पर फेज शिफ्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे डिस्कस करो। फेज शिफ्ट, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वेरीज विद फ्रीक्वेंसी। ये एंगल फेज शिफ्ट दरअसल में क्या है? एंगल जो फेज का चेंज, मतलब एंगल का चेंज जो वोल्टेज और करंट के दरमियान होता है। अब जो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो एंगल का चेंज है वो किसके साथ वेरीज करेगा? वो फेज, मतलब किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं फेज शिफ्ट किस चीज पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। एक का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एक का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन। मैंने पिछले बोर्ड में आपको बता दिया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि फेज शिफ्ट क्या होगा? फेज शिफ्ट इन RLC सीरीज सर्किट डिपेंड ऑन किस चीज पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। अब इसके बाद नंबर 2 वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन, जिस तरह वोल्टेज कैपेसिटर को भी मिल रहा था, वोल्टेज इंडक्टर को भी मिल रहा था, वोल्टेज रेजिस्टर को भी मिल रहा था, तो वोल्टेज डिवीजन किस पर डिपेंड करेगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का मतलब क्या है? अक्रॉस द रेजिस्टर, अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द इंडक्टर। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द इंडक्टर, अक्रॉस द कैपेसिटर, अक्रॉस द रेजिस्टर, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? याद रखना, ये भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बताया कैपेसिटर और इंडक्टर में मैंने आपको बताया था वहां पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो
तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाए या इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाए तो क्या है, अपोजिशन बढ़ जाए तो करंट की फ्लो को क्या रुकावट, करंट की फ्लो को क्या मिलेगा, रुकावट मिलेगा। अगर अपोजिशन बढ़ जाए तो वोल्टेज ड्रॉप, वहाँ पर जो वोल्टेज डिवीजन है तो वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो या इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, किस चीज के साथ वो बढ़ेगी या किस चीज के साथ वो कम होगी, फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी के साथ। उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस का इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या डायरेक्ट रिलेशन, मैंने पिछले बोर्ड में बताया। तो वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए वोल्टेज डिवीजन मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच कंपोनेंट, चाहे रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, वो भी किस चीज पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पर। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद करंट डिवीजन, करंट थ्रू ईच कंपोनेंट आरएलसी सीरीज वेरीज विद फ्रीक्वेंसी। करंट भी किस चीज के साथ वेरीज करेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगा। वैसे करंट आप देखोगे ये क्या है, सीरीज सर्किट, करंट हर कंपोनेंट को क्या मिल रहा होगा, सेम मिल रहा होगा। मगर अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो करंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। करंट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मगर हर कंपोनेंट को सेम मिल रहा होगा क्योंकि सीरीज है। मगर फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से करंट चेंज हो सकता है। तो इसलिए करंट डिवीजन भी किस चीज पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी, 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 फेज शिफ्ट फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज डिवीजन फ्रीक्वेंसी, करंट डिवीजन फ्रीक्वेंसी, ये सब किस चीज पर डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर पावर फैक्टर मैंने आपको बताया था, पावर फैक्टर का रेंज किससे है, -1 से। इंडक्टिव में क्या आता है, -1, रेजिस्टिव में क्या आता है, +1, कैपेसिटिव में भी क्या आता है, -1। मगर हम अक्सर रेजोनेंस पर जब हमने पावर फैक्टर देखा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, तो वहां पर पावर फैक्टर की वैल्यू क्या रहती, 1। तो वहां पर क्या था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सिर्फ रेजिस्टर एग्जिस्ट करता, बाकी दोनों इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ने आपस को एक दूसरे को कैंसिल कर लिया। तो इसलिए पावर फैक्टर का रेंज कहां से, -1 से लेकर +1, फिर वापस -1। तो इंडक्टिव के रेजिस्टिव एंड कैपेसिटिव। अब इसके बाद यहाँ पर एमसीक्यूज, अक्सर इस पॉइंट से और बाकी जो मैंने पॉइंट पढ़ा है इससे एमसीक्यूज आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। अब किस तरह एमसीक्यूज, मैंने एमसीक्यूज लिखा, व्हाट हैपन टू द करंट, क्या मतलब करंट को, क्या मतलब व्हाट हैपन, क्या होगा करंट के साथ इन आरएलसी सीरीज, आरएलसी सीरीज सर्किट में एट रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए उसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। रेजोनेंस का मतलब क्या है, मैचिंग। तो रेजोनेंस पर आरएलसी सीरीज सर्किट में करंट को क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, करंट कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। ये तो बहुत ही मतलब अगर आपको मैंने पढ़ा दिया कि रेजोनेंस पर आपके साथ एक्स सी और एक्स एल ये दोनों क्या होते हैं, एक्स सी और एक्स एल दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ये आपस को कैंसिल कर लेते हैं, सिर्फ हमारे साथ क्या रह जाता है, रेजिस्टर। तो इसलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर हमारे साथ एक्स सी का जो हमारे साथ कैपेसिटर अपोजिशन प्रोवाइड करा होता है और इंडक्टर अपोजिशन प्रोवाइड करा होता है वो दोनों सेम हो जाते हैं, वो दूसरों को कैंसिल कर लेते हैं। सिर्फ किस चीज का अपोजिशन रह जाता है, रेजिस्टर का। तो इसलिए रेजोनेंस पर दोनों अपोजिशन एक्स सी और एक्सएल आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ एक अपोजिशन रह जाता है पूरे सर्किट में, वो आर होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अपोजिशन कम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ग्राफ है आपके बुक में गिवन है इस तरह का विद रिस्पेक्ट फ्रीक्वेंसी। इस पॉइंट पर आप देखोगे ये क्या है, इस पॉइंट पर ये क्या है, कौन से पॉइंट है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर क्या किया हुआ है, करंट। तो ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो पॉइंट है जिस पर करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम, जिस पर करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कम करोगे तब भी करंट कम होगा। अगर आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इस साइड मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तब भी करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप इस साइड पर आओगे या उस साइड पर जाओगे, इंक्रीज या डिक्रीज, तब भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आप कम करोगे मतलब या जीरो से क्या बढ़ रही है ना, इस पॉइंट पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट मैक्सिमम आ रहा है। अगर आप वापस नीचे जाओगे, कम करोगे, तब भी आपके साथ क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के अगर बिहाइंड आओगे या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करोगे, दोनों पॉइंट पर आपके साथ करंट क्या होगा, कम होगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जहां पर करंट मैक्सिमम आता है, क्योंकि वहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं आपस में, सिर्फ रेजिस्टर का रेजिस्टेंस रह जाता है। तो इसलिए अपोजिशन कम हो जाती है और करंट तेजी से फ्लो करता है और करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, तो इसलिए करंट इंक्रीजेस। अब इसके बाद व्हाट इज द फेज एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इससे बहुत ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज एंगल क्या होगा, मतलब वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज एंगल है, वोल्टेज कितनी डिग्री से लीड कर रहा है या वोल्टेज कितनी डिग्री से लेग कर रहा है, या करंट कितनी डिग्री से लीड कर रहा है या करंट कितनी डिग्री से लेग कर रहा है। इन आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस, फिर से बात किस पर आ गया, रेजोनेंस।
मतलब रेजोनेंस, अगर सर्किट में रेजोनेंस होगा, मतलब रेजोनेंस का मतलब क्या है, जिसमें एक्स सी एक्स एल के बराबर है। जिधर रेजोनेंस का लफ्ज आ जाए तो आपके जहन में डायरेक्ट एक लफ्ज आना चाहिए कि एक्स सी किसके इक्वल हो, एक्स एल के इक्वल हो जाएगा, एक्स सी एक्स एल के इक्वल होगा। और कैपेसिटर में जो आरएलसी सीरीज सर्किट में अगर रेजोनेंस पर आप देखोगे सिर्फ कौन सा अपोजिशन रह जाएगा आपके साथ, रेजिस्टर का अपोजिशन बाकी रहता है, बाकी दोनों अपोजिशन एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि फेज एंगल क्या होगा, हम एमसीक्यू की तरफ आते हैं। फेज एंगल क्या होगा करंट और वोल्टेज में, जब आरएलसी सीरीज सर्किट क्या होगा, रेजोनेंस पर होगा, मतलब रेजोनेंस पर होगा जिसमें एक्स सी एक्सएल के बराबर होगा। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री क्या होगा आपके अंदाजे से। याद रखना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मैंने आपको बताया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ये क्या है, ये हमारे साथ एक्स सी हो, ये क्या है, लेट्स सपोज एक्सएल, एक्स सी एक्स एल, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। तो इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों ने आपस में कैंसिल कर लिया, तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जितना कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उतना ही इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। सिंपल कौन सा रेजिस्टेंस रहेगा, सिंपल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस रह गया, रेजिस्टर का अपोजिशन रह गया। तो रेजिस्टर में आपको करंट और वोल्टेज की अगर आप फेज एंगल देखोगे क्या होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, तो आपके साथ कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी खत्म हो गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी खत्म हो गया, सिंपल रेजिस्टर रह गया। रेजिस्टेंस मतलब आपने अभी देखना है करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो रेजिस्टर के अक्रॉस देखना है। करंट और वोल्टेज का, करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, इन फेज होते हैं रेजिस्टर में, क्योंकि बाकी दोनों अपोजिशन खत्म हो गए। सिर्फ इंपीडेंस डायग्राम में क्या रह गया, आर रह गया, रेजिस्टर का अपोजिशन। तो रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज मैंने पढ़ाया था कि रेजिस्टर और करंट में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं। करंट इन फेज होने का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट पर करंट और वोल्टेज मैक्सिमम होते हैं, एक ही पॉइंट पर करंट और वोल्टेज मिनिमम होते हैं। तो फेज एंगल क्या होगा यहाँ पर, फेज एंगल क्या होगा, थीटा के साथ क्या होगा, 0 डिग्री, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट और वोल्टेज में जो आपके साथ क्या होगा, थीटा क्या होगा, मतलब वोल्टेज और करंट में रिलेशन क्या होगा, फेज एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो इस एमसीक्यू से एक आप और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आगाज कर सकते हो। फेज एंगल किस चीज पर डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था, फेज एंगल या फेज शिफ्ट किस चीज पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ पर आपको नजर आ भी गया, एप्लीकेशन उसका आ भी गया। रेजोनेंस कौन सी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर एक्सएल और एक्ससी के इक्वल हो जाता है, तो वहां पर फेज एंगल वोल्टेज और करंट में क्या होता है, 0 डिग्री। तो फ्रीक्वेंसी ही डायरेक्ट, मतलब रेजोनेंस किस चीज पर, आरएलसी सीरीज सर्किट डायरेक्टली आप कह सकते हो फेज एंगल किस चीज पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को लेट सपोज रेजोनेंस के अलावा फ्रीक्वेंसी को हाई करोगे या लो करोगे, तब फेज एंगल क्या होगा, तभी आप किससे आप आगाज कर सकते हो, या फ्रीक्वेंसी को देख करके आप फेज एंगल बता सकते हो कि वोल्टेज कितना आगे या वोल्टेज कितने पीछे। तो यहाँ तक आरएलसी सीरीज सर्किट का हमने हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली आप लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर दे, और अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। टिल देन अल्लाह हाफिज।